बच्चों नमस्कार। हम लोग के लेक्चर 6 में आज का पहला टॉपिक है सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप। सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप। तो देखिए, ग्रुप आप पढ़ चुके हैं, सब ग्रुप आप जानते हैं। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि मान लीजिए कोई एम सबसेट है जी का। जी कंपोजिशन आपका एक समूह है। फिर से देख लीजिए कि किसी समूह के उपसमुच्चय द्वारा जनित समूह की हम बात करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक ये है। तो जी कंपोजिशन, जैसे आप हमेशा ग्रुप लेते आए हैं, ये ग्रुप है, लास्ट लेक्चर में भी आपने देखे हैं। और एम इसका कोई आर्बिट्रेरी सबसेट है। तब हम जी को कहेंगे कि जी का एक सब ग्रुप भी ले लेते हैं। चलिए, तो एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। मान लीजिए जो H है ये G का ऐसा सबसे छोटा सब ग्रुप है, सबसे छोटा सब ग्रुप है जिसका कि M सबसेट है। मतलब स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G है विच कॉन्टेनिंग M। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए M जो है G का आर्बिट्रेरी सबसेट है, कोई भी स्वेच्छिक सबसेट है, और जी कंपोजिशन जहाँ की एक ग्रुप है, और H जो है कॉन्टेनिंग M, मतलब H सबसेट है M का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H सुपरसेट है M का, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M इज सबसेट ऑफ H। दोनों बातें एक ही हैं। तो मान लीजिए M जो है G का एक आर्बिट्रेरी सबसेट है, और G का H एक सब ग्रुप है, और ये सब ग्रुप M को अंतर्विष्ट करने वाला, मतलब H कॉन्टेनिंग M G का स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है। तो कहेंगे कि जो ऐसे जो भी सब ग्रुप्स होंगे जिनमें कि M शामिल हो गए, उनमें H भी शामिल होगा। फिर से ध्यान सुन लीजिए कि M को अंतर्विष्ट करने वाला G का सबसे छोटा उपसमूह, लघुत्तम उपसमूह M से जनित उपसमूह कहलाता है, और इसे हम कर्ली ब्रैकेट में M से डिनोट कर लीजिए। इससे डिनोट करते हैं R, छोटे ब्रैकेट के अंदर M लिख लीजिए। तो चूँकि M से जनरेट हो रहा है तो हम इस सिंबल को प्रेफर करेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G, जैसे कि हमने H लिया, द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G कॉन्टेनिंग M इज कॉल्ड द सब ग्रुप जनरेटेड बाय M एंड विल बी डिनोटेड बाय विद इन स्मॉल ब्रैकेट M और विद इन कर्ली ब्रैकेट M। आप मैं फिर से इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि मान लीजिए M आर्बिट्रेरी सबसेट है G का, नंबर 1। नंबर जहाँ की H जो है G कंपोजिशन एक ग्रुप है, और H सब ग्रुप है G का। यदि H ऐसा स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है विच कॉन्टेनिंग M, मतलब जिसमें M अंतर्विष्ट है, या H सुपरसेट है M का, या M सबसेट है H का, एक ही बातें हैं। तो हम कहते हैं कि M जो है M को अंतर्विष्ट करने वाला G का लघुत्तम उपसमूह H M से जनित उपसमूह कहलाता है। मतलब सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप। मोटे तौर पर हम इसको समझ लें कि एक सबसेट यदि M है ग्रुप G का, तो H सब ग्रुप, जो सब ग्रुप H है वह M से जनित कहलाता है यदि H सबसे छोटा सब ग्रुप है G का विच कॉन्टेनिंग M, जिसमें कि M अंतर्विष्ट है।
इसके लिए हम एक छोटी सी थ्योरम लेते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि ये h जो है स्मॉलेस्ट कैसे होता है। थ्योरम भी बहुत आसान है, जैसे कि पहली थ्योरम से भी इसके पहले आपने समझी हैं। सो लेट m बी ए, नोटेशन वही लेंगे, एनी सबसेट ऑफ ए ग्रुप G, एम जी का कोई भी सबसेट है। सबसेट और सब ग्रुप में आपको अंतर मालूम है कि सबसेट जरूरी नहीं कि सब ग्रुप हो, लेकिन सब ग्रुप है वो सबसेट होता है। देन प्रूव दैट स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G smallest subgroup of G containing M exists and is unique। मतलब G को तो हमें सिद्ध करना है कि G को अंतर्विष्ट करने वाले स्मॉलेस्ट उपसमूह का अस्तित्व होता है और यह अद्वितीय है। ओके, फिर से स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं कि मान लो थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लीजिए। मान लो एम जी का कोई उपसमुच्चय है, तब हमें सिद्ध करना है कि एम को अंतर्विष्ट करने वाले जी के लघुत्तम उपसमूह का, मतलब सबसे छोटे उपसमूह का अस्तित्व होता है और यह अद्वितीय होता है। इसी को हम कहते हैं कि सबग्रुप जिसका अस्तित्व होगा ना, जो यूनिक होगा, उसी को हम कहेंगे दिस इज द सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि लेट जी कंपोजिशन इज ए ग्रुप। जी कंपोजिशन एक हमारा समूह है, एम एंड एम is any subset of G। अब हम यहाँ एक सबग्रुप मान लेते हैं कि ऐसे बहुत से सबग्रुप्स होंगे जिनका सबसेट M होगा, तो इनमें कोई सबसे छोटा भी होगा। ये हम बाद में बताएंगे, यही सबसे छोटा वो जनरेट करता है। सो लेट M, मान लीजिए कि M G का ऐसा सबसे छोटा उपसमूह है जिसमें कि M, लेट M ब्रैकेट के अंदर ले लिया है ना, कि लेट ये आपका सब ग्रुप हो गया, विद इन ब्रैकेट M सब ग्रुप है, M आपका सबसेट है जैसे ऊपर लिखा है, और विद इन ब्रैकेट ये आपका सब ग्रुप है। नोटेशन में आप अंतर लेना दोनों में। सो लेट M विद इन ब्रैकेट M बी द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G containing M, मतलब विद इन ब्रैकेट M G का सबसे छोटा उपसमूह है जिसमें कि M अंतर्विष्ट है। दैट इज हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, M इज सबसेट ऑफ विद इन ब्रैकेट M। अब इसको आगे चल के हम दिखाएंगे कि इनफैक्ट यही हमारा जो है स्मॉलेस्ट है। तो एक काम हम करते हैं कि जैसे आपने पढ़ा है पहले पिछले लेक्चर्स में कि इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, ये भी सब ग्रुप होता है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स इज आल्सो ए सब ग्रुप। किन्हीं उपसमूह के स्वेच्छ संग्रह का सबनिष्ठ भी एक उपसमूह होता है। तो यहाँ हम एक फैमिली बना लेते हैं पहले कि फैमिली ऑफ हम सब ग्रुप्स ले लेते हैं कि अगेन लेट F5, इसको हम नोटेशन को थोड़ा सा अलग अच्छा लेते हैं कि लेट F इक्वल कलेक्शन ऑफ F5 such that I belongs to index set
एफ आई, ईच एफ आई, प्रत्येक एफ आई जो है वह सब ग्रुप है जी का एंड कॉन्टेनिंग एम, जिसका कि एम सबसेट है। एम इज सबसेट ऑफ ईच एफ आई। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, सेट बनाना ही यहाँ मुख्य है कि हमने एक कलेक्शन लिया, फैमिली ऑफ सब ग्रुप से है। किसकी फैमिली है? जी के सब ग्रुप्स की फैमिली है। इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए हमने क्या लिखा, एफ आई सच दैट आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट and each fi is a subgroup of G and fi containing m or m contained in fi। प्रत्येक m fi का सबसेट है। तो यहाँ जैसे हमने फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स बना लिया, वेयर कैप इज एन इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट हमने आपको डिफाइन किया था पहले, फिर से यहाँ आपको याद दिला देते हैं कि इस इंडेक्स सेट में जितने भी मेंबर्स होंगे उतने ही हमारी जो फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स है, ये उपसमूह का जो परिवार है एफ, इसमें भी उतने ही मेंबर्स होंगे जितने इंडेक्स सेट में मेंबर्स होंगे। आई बिलोंग्स टू आई इंडेक्स सेट। तो यदि इंडेक्स सेट इनफाइनाइट है तो फैमिली क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। यदि इंडेक्स सेट में फाइनाइट मेंबर्स हैं तो चूंकि प्रत्येक मेंबर के लिए हम एक सब ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं, हमारे पास सब ग्रुप है, इसलिए फाइनाइट कलेक्शन हो जाएगा। इसलिए जहाँ भी आर्बिट्री कलेक्शन की बात आती है, स्वैच्छिक संग्रह की बात आती है, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, वहाँ हम इंडेक्स सेट लेते हैं। तो आपने इंडेक्स सेट ले लिया। अब इंडेक्स सेट लेने के बाद मान लीजिए कि इस इंडेक्स सेट का जो मेंबर्स हैं उनका हम इंटरसेक्शन लेते हैं। सो लेट H is the intersection over index set, I belongs to index set fi। तो चूँकि ये आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स है, ओके, दिस इज आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी है। चूँकि जी के उपसमूह का स्वेच्छ संग्रह के इंटरसेक्शन है, तो एफ के मेंबर्स का इंटरसेक्शन है। तो हम देयरफॉर दिस इम्प्लाइज एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। इस थ्योरम को हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ किया था कि जी के उपसमूह का स्वेच्छ संग्रह का सबनिष्ठ भी जी का उपसमूह होता है। ओके, चूंकि हमने देखा फैमिली एफ को, फिर से देख लीजिए, ये फैमिली एफ, इस फैमिली में जो मेंबर्स हैं उन सभी का एम सबसेट है, एम सबसेट है। और चूंकि इन फैमिली के मेंबर्स का इंटरसेक्शन एच है, इसलिए एम सबसेट किसका होगा? सॉरी, एम सबसेट होगा एच का। मतलब एच जी का सब ग्रुप है और एम एच का सबसेट है। यहाँ जाके हम दिखाएंगे कि यही जो एच है यही सबसे छोटा सब ग्रुप है। यदि नहीं है, सो नाउ लेट K be any subgroup of G। K be any subgroup of G। K G का कोई भी सब ग्रुप है, तो चूंकि F फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स है तो K भी मेंबर किसका होगा? F का होगा। ओके, एंड सो K belongs to G। चूंकि H is the intersection of subgroups, arbitrary intersection of subgroups, therefore
एच हमारा स्मॉल सब ग्रुप है, क्योंकि इंटरसेक्शन में सबसे कम मिलता है ना बच्चों, और के एफ मतलब फैमिली का मेंबर है, देयरफॉर एच इज सबसेट ऑफ के, देयरफॉर एच इज जनरेटेड बाय एम, क्योंकि हमने माना था ना कि एम हमारा सबसेट है, और विद इन ब्रैकेट एम जो है, फिर से आप देख लीजिए, विद इन ब्रैकेट एम ये स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है जी का। तो यहाँ चूंकि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन एच के बराबर है आता है, ये जो है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ग्रुप्स एच, ये इक्वल होगा जो एम के द्वारा जनित हमारा समुच्चय एम के द्वारा जनित हमारा उपसमूह है, मतलब सब ग्रुप जनरेटेड बाय द सबसेट एम, दैट इज एच इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी, दैट इज एच इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी containing M। तो एच जी का सबसे छोटा उपसमूह है जिसमें कि M है। तो हमने तो निकाले सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट। अब इसको हम बताएंगे कि ये यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, मतलब ऐसे दो सब ग्रुप नहीं हो सकते जिसमें स्मॉलेस्ट सब ग्रुप नहीं हो सकते हैं जिसमें कि M अंतर्विष्ट है, तो एक ही हो सकता है। तो ये हमने कहा कि इफ H1 and H2 are two smallest subgroups of G containing M, मान लीजिए कि H1 और H2 G के ऐसे दो सबसे छोटे उपसमूह हैं जिसमें कि M अंतर्विष्ट है। Then if H1 and H2 are two smallest subgroup of G containing M1, then M containing H1 implies H1 is the smallest subgroup of G. This implies H1 is a subset of H2, and if H1 के बाद H2 containing M या M containing H2, तो वही बात H2 के साथ हो जाएगी कि H2 is the smallest subgroup of G, implies H2 is a subset of H1, thus एक दूसरे के सबसेट हैं। इस प्रकार हमें मिला H1 इक्वल H2, therefore H is यूनिक, मतलब स्मॉलेस्ट जो सब ग्रुप है वह अद्वितीय होता है। तो ये था आपका सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइक्लिक ग्रुप। ये हमारा यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है, साइक्लिक ग्रुप। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। तो साइक्लिक ग्रुप को पढ़ने के पहले हम कुछ छोटे ग्रुप्स की बात करते हैं जिनकी हमने पहले भी चर्चा की है, तो उससे हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की भी बात कर पाएंगे कि जैसे ऑर्डर ऑफ जी हम संकेत लेते हैं। ऑर्डर ऑफ जी से मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, मतलब जी में जितने अवयव होंगे वह जी की कोटि कहलाता है या जी का ऑर्डर कहलाता है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। जैसे आपने पढ़ा
कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, योग के सापेक्ष समूह बनाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन एडिटिव ग्रुप, योग के सापेक्ष समूह बनाता है। ओके, तो अब आई क्या है, आई इक्वल 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। कितने इंटीजर्स है, इनफाइनाइट है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ आई इज इनफाइनाइट। ओके, अब एलिमेंट के ऑर्डर की भी हम बात करेंगे। एलिमेंट का ऑर्डर भी होता है, ये भी फाइनाइट इनफाइनाइट होता है। तो मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ये लिया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लीजिए जी हमारा ग्रुप है, इसको हमने लिया i -1 -i एंड +1, 4 एलिमेंट हैं। तो हम इसको दिखाएंगे बेबी कि ग्रुप बनाता है। तो हियर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल 4, चूँकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि आई स्क्वायर कितना है, -1 है, आई क्यूब दिस इज आई स्क्वायर इंटू आई, -1 इंटू आई, सो दिस इज -1। ये हम डिफाइन कर देते हैं कि आई क्या है, रूट ऑफ -1। तो आई क्यूब इक्वल -1 है, आई रेज़ टू 4 कितना है, +1 है। ओके, और इवन दो आप देखते हैं कि आई रेज़ टू 4 इक्वल 1 इक्वल आई रेज़ टू 8 इक्वल आई रेज़ टू 12 इक्वल एंड सो ऑन। यदि n हमारा नेचुरल नंबर है तो 4 इंटू एन, ये आपको क्या मिलेगा, आई रेज़ टू 4 होल रेज़ टू n, ये भी 1 है। तो मतलब यहाँ आपने देखा कि 4 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच आई रेज़ टू 4 इज 1। सॉरी, यहाँ हमने e लिखा है, इसको डेवलप कर देते हैं हम, ये आपका i है। ऐसी गलती थोड़ा मुझसे होती रहती हैं। तो आई रेज़ टू 4 है 1, आई रेज़ टू 8 भी 1 है, आई रेज़ टू 12 1 है, इनफैक्ट आई रेज़ टू 4 इंटू n ये भी 1 है। तो यहाँ हमने देखा कि 4 जो है दिस इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, 4 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, 4 is the smallest positive integer for which I raised to 4 equal 1। 1 क्या आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चाहे तो जल्दी से हम इसके लिए बता देते हैं कि जी हमारा ग्रुप कैसे बनाता है। कंपोजिशन टेबल से हमने पहले भी ग्रुप बनाए हैं, यहाँ भी आप फिर से देख लीजिए। हम 2 लाइन वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। यहाँ हम एलिमेंट ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो i -1 -i +1, ये हमने 4 एलिमेंट लिख लिए। इस पर वर्टिकल लाइन में लिख लें i -1 -i +1। तो i इंटू आई स्क्वायर दिस इज -1, i इंटू -1 -i दिस इज -i स्क्वायर प्लस i इंटू 1 i दिस -1 इंटू i। हम इसको तेज़ी से लिख देते हैं क्योंकि आपने ये पहले भी टेबल बहुत बनाई हैं। इसके पहले कंपोजिशन टेबल हमने दिखाया था आपके लिए, मॉडलो सिस्टम में भी हमने इसको पढ़ा था। तो इसको अब बहुत आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे लगातार लेक्चर देख रहे हैं उनको बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा ये। तो यह -1 दिस इज -i और ये आपका +1। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमने कंपोजिशन टेबल बनाई है, इस कंपोजिशन टेबल में जो भी एंट्रीज हैं वो सभी एंट्रीज जो हैं ग्रुप के एलिमेंट से ही आ रही हैं। ओके, तो यहाँ आप देखें, इसके लिए आप यदि सिंबल लेना चाहें इनटू, तो इनटू को जैसे x आपको लग रहा है तो आप यहाँ इनटू भी लिख लें कि मल्टीप्लिकेशन टेबल है ये। सभी एलिमेंट्स जो कि ग्रुप के एलिमेंट से हैं, ग्रुप मतलब जी से है। जो सेट आपने पहले जी लिया था इसको हम यहाँ टेबल के द्वारा दिखा रहे हैं, ये ग्रुप बनता है। क्योंकि आप देखेंगे
कि जो आपका ये कॉलम है, ये कॉलम आइडेंटिकली सेम है इस कॉलम से, इसका मतलब 1 के नीचे ये, तो 1 क्या हो गया, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक हो गया। इसी प्रकार इस 1 के सामने आप देखेंगे जो वर्टिकल कॉलम हमने लिया है पहला, कि इस 1 के सामने आप देखेंगे वही एलिमेंट हैं जो ऊपर के आपके कॉलम में लिए गए हैं। मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट को तो एलिमेंट में कोई अंतर नहीं आ रहा, इसलिए ये और ये दोनों आइडेंटिकल हैं। और इसी प्रकार ये आइडेंटिकल है इसके, तो 1 इसका मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है, 1 यहाँ मिल रहा है। जैसे आप देखेंगे ना कि i, मैं आपको ग्रुप फिर से समझा रहा हूँ, i इंटू माइनस आई, दिस इज माइनस आई स्क्वायर, कितना हो गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि i का इन्वर्स किसके इक्वल है, माइनस आई के, और माइनस आई का इन्वर्स है i के इक्वल है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये। तो एलिमेंट का इन्वर्स भी है -1, इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या है आप आसानी से देख सकते हैं, बच्चों चौंकने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा हो दिक्कत है तो आप -1/1 लिख लीजिए, 1/-1, दिस इज -1। तो प्रत्येक और 1 इंटू 1 इक्वल 1 है, इसलिए एक का जो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स है, जो गुणात्मक प्रतिलोम है, वो 1 है। इनफैक्ट ये अविलेन ग्रुप है ये, चूँकि किन्हीं भी दो a इंटू बी इक्वल बी इंटू है, तो ये हमने आपको फिर से समझाया है कि ये ग्रुप है। और ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, तो इसके एलिमेंट्स का भी ऑर्डर होता है। जैसे हमने पहले देखा कि i⁴ कितना है, 1 के इक्वल है, और 4 जो है हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए i का ऑर्डर 4 है, ऑर्डर ऑफ i इक्वल 4। यहाँ से हम देखें कि हम -i की पावर भी दें, इसको आप चेक करेंगे, खुद करेंगे, तो -i की पावर 4, उसके पहले आपको 1 नहीं मिलेगा, तो ये भी 1 है। -1 की पावर 2, और सॉरी यहाँ हमने लिख नहीं पाए अभी, ये 4 नहीं, ऑर्डर ऑफ i इज़ 4, -i⁴ ये 1 है। सो यहाँ से आप देखेंगे दिस इम्प्लाइज -i का ऑर्डर भी 4 है, -i² इक्वल सॉरी -1² इक्वल 1, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल 1, और 1 की पावर हम 1 देंगे तो क्या मिल रहा है 1, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल 1। हम जो भी ग्रुप देखेंगे वहाँ जब भी आइडेंटिटी की बात होगी, चाहे एडिटिव आइडेंटिटी हो या मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, उसका ऑर्डर आपको 1 मिलेगा। तो आपने देखा यदि ग्रुप फाइनाइट है तो ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। दूसरी बात आपने ये देखी कि ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। तो हम एक डेफिनेशन पर आते हैं इतना समझने के बाद कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, ये बाद में भी थ्योरम्स प्रूव करेंगे कि इनफाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होता है। तो पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन पर आने के पहले हम इनकी बेसिक्स समझ लेते हैं। तो यहाँ हम ऑर्डर की बात करते हैं कि ए नंबर, पॉजिटिव नंबर हम कह देते हैं, ए पॉजिटिव इंटीजर n is said to be the order of an element A belongs to a group G if n is the smallest positive integer for which
ए रेज टू एन इक्वल ई। अब देखिए हमने एग्जाम्पल अभी लिया था मल्टीप्लाई के आइडेंटिटी का, हम यहाँ ले रहे हैं चूँकि ग्रुप एडिशन के लिए भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, तो इसलिए जो डेफिनेशन बनती है वो जनरलाइज होती है कि योगात्मक समूह है तो उसके लिए भी होगी, वो गुणात्मक है तो उसके लिए होगी, या किसी अन्य ऑपरेशन के लिए। हमने बहुत से ऑपरेशन देखे, मॉडुलर सिस्टम में भी ग्रुप देखे, तो उनके लिए भी हो सकती है। तो फिर से देख लीजिए, ये पॉजिटिव इंटीजर एन क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इसको हम ग्रुप जी के एलिमेंट ए का ऑर्डर कहेंगे यदि एन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए ए रेज टू एन हमें क्या मिले, आइडेंटिटी ई मिले, वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, जहाँ की ई जी का तत्समक है। तो अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ मल्टीप्लाइटिव ग्रुप लिखा, मल्टीप्लाइटिव ग्रुप जी लिया हमने, i -1 -in + 1, इसका आइडेंटिटी कितना है, 1 है। यहाँ हमने देखा i⁴ 1 है, i फिर से रिपीट कर देते हैं, i इज़ √(-1). तो यहाँ i की पावर 4 भी 1 है, i की पावर 8 भी 1 है, i की पावर 12 भी 1 है ना। तो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन इनमें जो है 4, 8, 12 एंड सो ऑन, इनमें सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर 4 है। इसलिए हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ i = 4। इसी प्रकार -1 की पावर हम 4 देंगे तब भी 1 मिलेगा, 6 देंगे तब भी मिलेगा, लेकिन 2 क्या स्मॉलेस्ट है, इसलिए 2 जो है स्मॉलेस्ट होने से, सॉरी हमने इसको गलत लिखा था, इसको हम 2 कर देते हैं। ओके, तो -1 की पावर 2 देने से चूंकि हमें 1 मिल रहा है, इसलिए -1 का ऑर्डर 2 है। 1 की पावर 1 देने से 1 मिल रहा है, ठीक है। 1 की पावर एनी पावर होगी पॉजिटिव तो हमें 1 मिलेगा, लेकिन 1 स्मॉलेस्ट है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। -i की पावर 4 देने से हमें यहाँ 1 मिला और 4 स्मॉलेस्ट है, इसलिए -i का ऑर्डर भी 4 है। तो यहाँ आपने दूसरी बात देखी कि एक अच्छी बात और देखी कि i का इन्वर्स कितना है, -i है। यहाँ आपने देखा -i का इन्वर्स i और i का इन्वर्स -i। तो आगे जाके हम एक रिजल्ट और प्रूफ करेंगे कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वही उसके इन्वर्स का ऑर्डर होता है। साइक्लिक में आवश्यकता पड़ेगी तो उन थ्योरम्स को भी हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। तो अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट समझने के बाद कि हम यहाँ आपको साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन दे सकते हैं। ओके, तो साइक्लिक ग्रुप इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद साइकिल रिपीट होने लगती है। जैसे आपने यहाँ देखा, फिर से देखें कि ये आपका जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, i की पावर 4 के बाद i⁵ किसके इक्वल हो जाएगा, ये i⁵ हो जाएगा i के इक्वल, i⁶ -1 के इक्वल, i�7 -1 के इक्वल, i�8 1 के इक्वल। मतलब साइकिल आपकी रिपीट होती रहेगी। तो ये फाइनाइट ग्रुप के केस में होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन देते हैं कि ए ग्रुप G composition is called cyclic। कब, सॉरी, इस ग्रुप G कंपोजिशन को हम साइक्लिक कहेंगे इफ फॉर एनी A बिलोंग्स टू G, है ना। फाइन एलिमेंट मतलब ग्रुप के क्या है, एक से ज़्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं। फॉर some A belongs to G, every element
every element x belongs to G can be written as some powers of a raised to n. Every element x belongs to G is of the form a raised to n, where n is some integer, जहाँ की n कोई पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। सिंबॉलिकली वी राइट G equal a raised to n such that n belongs to I set of integers। तो पहले हमने एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप देखा i -1 +1 -i के लिए कि हम उनको एलिमेंट्स को सभी एलिमेंट को i की पावर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो हम फिर से इसमें एग्जांपल लेते हैं अभी, फिर उसके द्वारा आगे बढ़ेंगे हम कि मान लीजिए g को लिया हमने i -1 -i +1, तो i raised to 1 इक्वल i raised to 2 इक्वल that is i square -1 i raised to 3 इक्वल i स्क्वायर इंटू i लिख सकते हैं, i स्क्वायर -1 है इंटू i इक्वल -i, और i raised to 4 इक्वल 1। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट i को लिखा i raised to 1, सेकेंड एलिमेंट -1 इसको हमने लिखा i raised to 2, थर्ड एलिमेंट आपका -i इसको हमने लिखा i raised to 3, और फोर्थ एलिमेंट 1 इसको हमने लिखा i raised to 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सभी एलिमेंट्स, चारों एलिमेंट को हमने i के पावर्स के रूप में लिखा। मतलब इसको सभी एलिमेंट्स को i चूंकि के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं इट इज़ जनरेटेड बाय i, और यहाँ सेकेंडली भी कहेंगे कि इट इज़ जनरेटेड बाय a। फिर से सुन लीजिए कि एक समूह G चक्रीय समूह कहलाता है। साइक्लिक ग्रुप मतलब चक्रीय समूह, चक्रीय समूह कहलाता है यदि हम प्रत्येक a बिलोंग्स टू G के लिए G के प्रत्येक इफ वाज सम a बिलोंग्स टू G, यदि G के किसी अवयव a के लिए a के रूप में हम G के प्रत्येक अवयव को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे x बिलोंग्स टू G है तो हम x को लिख सकते हैं कि a की कोई ये पावर है, तो जनरलाइज फॉर्म में हम लिखते हैं कि G इक्वल मतलब सिंबल्स में लिखते हैं कि G इक्वल सेट a raised to n such that n belongs to I, और यह a के द्वारा जनरेट है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये a के द्वारा जनरेट है। अभी इन्वर्स की हमने बात की थी कि देखिए i को हम लिख सकते हैं -i की पावर्स ग्रुप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो -i की पावर 4 ये आपको i मिलेगा, -1 ये i की पावर 2 है, और -i ये -i की पावर 1 है, और जो 1 है वह i की पावर -i की पावर 4। सॉरी हमने यहाँ गलत लिखा है, हाँ i इक्वल पहले में हमने गलत लिखा है यहाँ, तो इसको करेक्ट करते हैं हम कि यदि हम लिखें कि -i के फॉर्म में हमें i कब मिलेगा, तो आप देखेंगे कि -i की पावर आप 3 दे दें, ओके, -i raised to 3, तो आपको +i मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि i भी इसको जनरेट कर रहा है और i का इन्वर्स है वो भी जनरेट कर रहा है, कि -i की पावर्स के द्वारा भी हम ग्रुप के सभी एलिमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। यही साइक्लिक ग्रुप होता है, और ये साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन
को हमने एग्जाम्पल के द्वारा लिया है। एक एग्जाम्पल और ले लें हम, चलिए, जो आपने काफ़ी पढ़े हुए हैं कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो आप देखेंगे कि ओमेगा इज टू 1 इक्वल ओमेगा, ओमेगा इज टू 2 है ना, ओमेगा की पावर 2 मतलब ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इज टू 3 इक्वल 1। तो 3 और ओमेगा इज टू 6 ये भी 1 है। ओके, ओमेगा इज टू 9 ये भी 1 है, एंड सो ऑन। तो 3 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी पावर देने से हमें इस ग्रुप के पूरे मेंबर मिल जाते हैं। ये भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, और चूँकि ओमेगा का इन्वर्स आप चेक कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर की पावर से भी आप देखेंगे, पावर 1 से मिला आपको ओमेगा स्क्वायर, पावर 2 से मिला आपको ओमेगा इज टू 4, दिस इज ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा इक्वल ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर इज टू 3, इससे मिलेगा ओमेगा इज टू 6, और ये कितना है ओमेगा क्यू पावर 2 दैट इज 1 स्क्वायर इक्वल 1। तो इसके सभी एलिमेंट्स जो हैं हमें ओमेगा की पावर से भी मिल रहे हैं, इसलिए जी जो है ओमेगा भी इसका एक जनरेटर है। ऐसे एलिमेंट को हम इसका जनरेटर कहते हैं। तो डेफिनेशन में क्या हो गया कि हमने सिंबल के लिए लिखा हियर ए इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी का ए इज कॉल्ड द जनरेटर। हम लिख सकते हैं कि ए इज कॉल्ड ए जनरेटर ऑफ जी। ओके, तो जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा उसके जनरेटर्स भी निश्चित ही होंगे। तो एक तो एलिमेंट यदि जनरेटर ए है तो उसका इन्वर्स भी उसका जनरेटर होगा। अब हम ये कह सकते हैं कितने जनरेटर्स होंगे, तो आप कहेंगे दो। ऐसा नहीं बच्चों, जैसे हम ले लें कि सिंगलटन सेट 1 ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, एक ही एलिमेंट है, और 1 का इन्वर्स कितना है 1 है, तो ये भी साइक्लिक ग्रुप है और इसका जनरेटर कितना है 1 है। इनफैक्ट एक ऐसा कोई भी, जैसे हम एडिटिव ग्रुप लें जिसमें एलिमेंट केवल 0 है, तो ये भी समूह बनाता है और शून्य इसका जनक है, क्योंकि शून्य की पावर 1 शून्य मिलेगा, शून्य की पावर 2 से भी शून्य मिलेगा, तो 1 जो है स्मॉलेस्ट है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल 1। हियर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 इक्वल 1। तो वो जो है हमारा एलिमेंट के पहले लिखते हैं हम, ये कहलाते हैं ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए, मतलब वो बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर ए लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों बहुत अच्छे से आपने ऑर्डर की डेफिनेशन को भी समझा होगा, साइक्लिक ग्रुप में साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन को भी समझा होगा। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल और भी देख सकते हैं, और यह एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं कि क्यूब, अभी हमने क्यूब रूट का देखा था, हम इसको लेते हैं कि nth रूट की हम बात करते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब इकाई का nवां मूल समूह साइक्लिक समूह बनाता है, मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए साइक्लिक ग्रुप। थोड़ा इसको हम तेजी से समझते हैं। इकाई का nवां मूल, इकाई का nवां मूल चक्रीय समूह बनाता है। तो आप देखिए इकाई का n मूल कैसे निकालते हैं कि x n इक्वल 1 है इक्वेशन, है ना, जिससे आपको क्या मिला x इक्वल 1 रेज़ टू
n। इसको कैसे लिखेंगे आप, 1 को, इसको आप चूंकि मूल निकालना है तो इसको n√1 नहीं लिख देंगे हम, नहीं तो आंसर हमारा कैसे निकलेगा। तो cos 2π भी लिख सकते हैं, cos 2π कितना हो 1 और sin 2π 0, इसकी पावर हो गया 1/n। इसकी हम जनरल वैल्यू लिखें, cos 2π + 1 और sin 2π 0, तो 2π, इसकी जनरल वैल्यू भी हम लिख सकते हैं कि cos 2nπ प्लस i sin 2nπ। चूँकि n हमारा मूल की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ n ना लिख के यहाँ हम वैल्यू नए सिंबल लेते हैं r⁴1/n, वेयर अब चूंकि आपको कितने मूल निकालना है, आपको निकालना है n मूल, तो r की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 1 2 3 अप टू n। ओके, तो n बार मान रखेंगे n भी मिल जाएंगे। इसके पहले आपने ये भी पढ़ा है e⁻ix = cos x प्लस i sin x, तो इसको लिख सकते हैं e⁻i × 2rπ होल रेज़ टू 1/n r e⁻2i π r अपॉन n। ओके, इसको और आप लिख लीजिए 2i π अपॉन n होल रेज़ टू r। ओके, जहाँ की मालूम है वेयर r इक्वल 1 2 3 अप टू n, जिससे कि आपको r के n मान रख सकते हैं। अब ये देखिए पाई भी निश्चित है, n भी निश्चित है, तो इसे हमने कह दिया a⁻r। ओके, तो आपको मिला x इक्वल a⁻r, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ रूट्स ऑफ, इसको रूट्स कहें, रूट्स ऑफ x r a⁻1 a⁻2 a⁻3 एंड सो ऑन a⁻n। लेट z इक्वल a² aq एंड सो ऑन a⁻n। ये हमने सेट ले लिया, चूंकि मूल मिल गए हमें, n मूल मिल गए। देखिए हमने r के यहाँ मान रख दिए, आपका मिला x इक्वल क्या मिला a⁻r, वेयर r इज a⁻1 r इज 1 2 3 एंड सो ऑन, n वैल्यूज मिली। तो आप देखेंगे कि यहाँ जितने भी n हैं, जितने भी मेंबर्स हैं एक ही पावर्स ग्रुप में हैं, हम इसे लिख सकते हैं a⁻n सच दैट n इक्वल 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सभी क्या है, ग्रुप बनाते हैं, मल्टीप्लाई के ग्रुप बनाते हैं। तो a इसका जनरेटर है, जहाँ की a क्या है, वेयर a इक्वल 2i π अपॉन n। तो इकाई के n मूलों का समुच्चय गुणा के सापेक्ष समूह बनाता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव साइक्लो ग्रुप हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।